वर्क क्लियर है सभी को? एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। वर्क के बारे में हमने क्या देखा था? वर्क के बारे में हमने देखा था वर्क इज इक्वल टू force into displacement, and this force is in the direction of displacement, direction of displacement। ये वर्क जो होता है ये होता है फोर्स इनटू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखी जाए, क्या हमने इसको देखा था, ये होता है एफ डॉट एस। डॉट का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमने कॉस की वैल्यू देखी थी। राइट ऑन क्वेश्चन। A block is pushed by a block is pushed by a force of F is equal to 10 Newton. A block is pushed by a force of F is equal to 10 Newton. F is equal to 10 Newton, and a frictional force of 2 Newton acts on बॉडी। उस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। उस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, ठीक है। बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, सरफेस और ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की। फाइंड द वर्क डन by frictional force। फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करती है? फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करती है? चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है कितना? 10 न्यूटन की। तो ये ब्लॉक क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। जब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, अच्छा ये नहीं बताया उसने कितना मूव करेगा। हाँ, ये पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन ब्लॉक मूव्स बाय 10 मीटर। तो ब्लॉक कितना मूव कर जाएगा? 10 मीटर। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब आपने इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर गया बाय 10 मीटर। कितना मूव कर गया? 10 मीटर। ठीक है, तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो सरफेस और ब्लॉक के बीच में लगता है। यानी कि ये लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, आगे डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे के डायरेक्शन में, तो टोटल एंगल हो गया इनके बीच में 180 डिग्री। इसका मतलब द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ एस कॉस 180 डिग्री। और आपको पता है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। सो द आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन, और कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? 10। सो द आंसर इज -20 जूल। -20 जूल अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? देखो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन है वो है -20 जूल। अगर मैं तुमसे ये पूछता व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना वर्क कर रही है, तो अप्लाइड फोर्स का जो वर्क होता वो फोर्स कितना है? आगे के डायरेक्शन में 10 न्यूटन। द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स विल बी एफ एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इस बार डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि ये आ जाता है 10 × 10 दैट इज इक्वल टू 100 जूल। ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम फोर्स लगा रहे हो 100 जूल का, जो इस बॉक्स को आगे ले जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन उस फोर्स को रिड्यूस कर रहा है 20 जूल से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टोटल वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक, टोटल वर्क कितना हुआ? 100 जूल आगे की तरफ और 20 जूल पीछे की तरफ, यानी नेट वर्क जो हुआ 100 - 20 दैट इज 80 जूल। इज द क्वेश्चन क्लियर? तो क्वेश्चन में कोई भी पार्ट पूछा जाए इट शुड बी क्लियर एंड लाउड। आगे का वर्क माइनस पीछे का वर्क, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
क्लियर है क्वेश्चन? राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg slides down, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, a block of mass 2 kg slides down, a block of mass 2 kg slides down an inclined plane, a block of mass 2 kg slides down an inclined plane of inclination 60 degree, of inclination 60 degree. Find the work done, find the work done by force of gravity, by force of gravity as the block slides down, as the block slides down through 1 meter, through 1 meter. 1 मीटर अगर ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा है तो आपको बताना है कि कितना वर्क होगा। देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई एक मास रखा हुआ है, मास कितना है इसका 2 kg, चलो ठीक है, मास है 2 kg, और ये स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है बाय 1 मीटर, 1 मीटर से ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और इसका इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, इंक्लिनेशन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, आपको निकालना है वर्क, आपको निकालना है वर्क, बताओ वर्क कितना आएगा, वर्क कितना आएगा। इसमें देखो एक कंसेप्ट याद रखना, मैंने कल तुमको एक बहुत क्रीम कंसेप्ट समझाया था, कुछ याद है तुम लोगों को? कल एक बहुत क्रीम कंसेप्ट समझाया था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स के कंपोनेंट, फोर्स के कंपोनेंट किसी को याद है? डज एनीवन रिमेंबर फोर्स के कंपोनेंट? यहाँ पर फोर्स के कंपोनेंट का लॉजिक लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तुम्हारे लेवल पे, 9th क्लास के लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर से एक बार कंसेप्ट देख लो रेजोल्यूशन का क्या होता है, फिर से एक बार कंसेप्ट देख लो रेजोल्यूशन क्या होता है। देखो जैसे ये मेरा कोई फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, और ये रिजल्टेंट फोर्स अगर यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, ध्यान से सुन लेना, थीटा डिग्री, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ आता है जिसको हम बोलते हैं एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ आता है जिसको हम बोलते हैं एफ साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलो अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, मतलब मैं तरीके बता रहा हूँ तुमको, फोर्स कहीं पे भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक तुमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फोर्स लग रही है अब एफ, ये रिजल्टेंट फोर्स है, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो बताओ इस एफ का जो पार्ट यहाँ आएगा, जो थीटा से जुड़ा हुआ पार्ट है, वो कितना होता है? एफ कॉस थीटा, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? एफ साइन थीटा। ये बात भी समझ में आ गई? चलो एक काम करते हैं, एक और फिगर ले लेते हैं, दिल दुखी नहीं होना चाहिए, ये एफ है, ये एफ है, यहाँ पर चलो मान लो ये एंगल थीटा है, तो अब तुम मुझे बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ये कंपोनेंट क्या आएगा? दिस विल बी एफ कॉस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? एफ साइन थीटा। अभी सबको समझ में क्लियर है कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में लगा होता है उससे जो एंगल थीटा बना रहा होता है उस डायरेक्शन में कॉस का कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन का कंपोनेंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। रब कर दूं मैं ये डायग्राम, नोट डाउन कर लिया? ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, अगर ये पकड़ लिया तो समझो सब आ गया।
ये नहीं पकड़ पाए तो समझो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसके लिए कल का जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत डेप्थ में समझा दिया था मैंने ये। चलो अब यहाँ पर समझते हैं इसको, ठीक है। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया था, मिस हो गया था, रिकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले तो ये जो मास m है कुछ इस तरीके से, मास m जो रखा हुआ है वो बोल रहा है द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब जो इस पे वेट लग रहा है mg, इसी के द्वारा तो वो वर्क पूछ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई, 30 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, इस mg का एक कंपोनेंट यहां पर आ रहा है, वो कितना होगा mg cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि होगा mg sin 30 डिग्री। यही तो पढ़ा हमने, जिधर फोर्स होता है वो जिस एक्सिस से जितने एंगल पे इंक्लाइंड होता है वहां cos का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर sin का कंपोनेंट। मतलब अब मैं इसी फिगर पे आ रहा हूं, यहां पर वेट mg लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये है, इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है mg cos 30 डिग्री। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल? क्या ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया? यस सर। ये कंसेप्ट सभी को समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल दिस कंसेप्ट? यस और नो? सिद्धार्थ बोल रहा है, फिर से रिपीट कर। अच्छा क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन रब कर दूं? क्वेश्चन रब कर दूं? इज माय वॉइस इज नॉट कमिंग? इज माय वॉइस इज नॉट कमिंग? सिद्धार्थ इट्स योर नेट प्रॉब्लम यार, इट्स नेट प्रॉब्लम। देखो फिर से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैंने तुमको बोला कि कोई एक फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है, और ये फोर्स किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। हमेशा 90 डिग्री वाली एक्सिस देखते हैं। अब ये फोर्स का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा, तो यहाँ वाला कंपोनेंट क्या होगा एफ साइन थीटा। अब मुझे बताओ ब्लॉक के इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा यानी एम जी कॉस 30 डिग्री। एंगल भी तो पता होना चाहिए। अब ये देखो ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। यानी कि ये लग रहा है एफ क्या है mg, so this is mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही है। मैंने क्या कहा था, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हर चीज का मतलब है, हर चीज का मतलब है। यानी कि वर्क कितना आया, वर्क कितना आया, वर्क आया, चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लो यार, force into displacement. What is the force acting in the direction of displacement? mg cos 30 degree into displacement. मास क्वेश्चन में दिया था शायद 2 दिया हुआ था, ठीक है 2। लेट g is equal to 10। cos 30 की वैल्यू कल मैंने सिखाई थी √3/2, याद है √3/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर से, 2 से 2 कैंसिल, द आंसर इज 10√3 जूल। 10√3 जूल। मैथ्स में शायद तुम लोगों ने √3 की वैल्यू भी निकाली होगी, 1.732 होता है, मल्टीप्लाई कर देना 10 से। और नहीं भी करोगे यहाँ भी छोड़ोगे तो भी आंसर करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। सभी को क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, रब कर दें इसको, रब कर दें। चलो रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो वर्क हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। वर्क में इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर तुमको चाहिए एक आध बहुत अच्छा सॉलिड क्वेश्चन वर्क पे और करा दिया जाए तो बता देना, मैं वर्क पे एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा, जिससे तुम्हारा वर्क, वैसे तो वर्क तुम्हारे लेवल पे तो खत्म हो गया, इससे ज्यादा तुम्हारे लेवल पे वर्क नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट टर्म पे आते हैं एनर्जी। एनर्जी, और एनर्जी के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। भैया अगर एनर्जी तुम्हारी होगी ही नहीं, तुम्हारे बॉडी के अंदर अगर एनर्जी होगी नहीं, तो तुम क्या कोई वर्क कर पाओगे? कोई वर्क नहीं कर पाओगे, कोई वर्क नहीं कर पाओगे। अच्छा, एनर्जी है और वर्क जीरो हो रहा है। एनर्जी तो है, तुम लगा भी रहे हो, लेकिन वर्क जीरो हो रहा है। ऐसे भी केसेस तुमने देखे हैं, जीरो वर्क के केसेस सिखाए थे, जहां डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए। अब तुम लगा रहे हो दीवार पे धक्का, दीवार थोड़ी ना हिल रही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन तुम फोर्स तो लगा रहे हो। फोर्स लगा रहे हो तो तुम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो, एनर्जी खर्च कर रहे हो, मतलब वर्क करने में कुछ ना कुछ आपको एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो राइट डाउन, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पहली चीज तो ये है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान लो कि कोई कार है ना, और कार रोड पे चल रही है, तो कार अगर रोड पे चल रही है तो कार कुछ काम कर रही है, वर्क कर रही है ना, तो वो बैठा के ले जा रही है। तो इस कार को काम कौन करवा रहा है? इस कार को काम कौन करवा रहा है? तुम करवा रहे हो? नहीं, उस कार को काम करवा रहा है फ्यूल। उस कार को काम कौन करवा रहा है? फ्यूल। सेम कॉन्ट्राडिक्ट कर लो अपनी बॉडी के साथ। तुम काम कर रहे हो या मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा कब रहा हूं? जब मेरे अंदर का फ्यूल काम कर रहा है। ऐसे कार के अंदर का फ्यूल काम कर रहा है। फ्यूल का मतलब फ्यूल के अंदर कुछ कंटेंट है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो मुझसे ये काम करा रहा है, यानी उस फ्यूल के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो उससे काम करवाएगा। फ्यूल के अंदर हीट कंटेंट होता है, हीट कंटेंट होता है। पता है कि कैलोरीफिक वैल्यू सुने हो कभी लाइफ में? डिड यू पीपल हर्ड अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरीफिक फ्यूल? कैलोरीफिक फ्यूल वो फ्यूल होता है जिससे जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल सके। जैसे कोल हो गया, बर्निंग ऑफ कोल, कोल का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है। क्लास 10th में पढ़ोगे, एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बाय डिफॉल्ट बोर्ड ने इस साल उसको डिलीट कर दिया, जो कि सर गलत। एक चीज, पेट्रोलियम में कैलोरी जो भी फ्यूल होता है क्या? करेक्ट करेक्ट, पेट्रोलियम, जितने भी फ्यूल होते हैं वो सब कैलोरीफिक वैल्यू रखते हैं, जिसमें कोल बेस्ट होता है। और कोल के अलावा अगर देखा जाए तो मीथेन गैस, अगर तुमने मीथेन गैस सुनी है, CH4, आई थिंक क्लास 8th में कोल एंड पेट्रोलियम करके कोई चैप्टर होता है, वहां पर ये रहता यस यस, है ना। हमें तो पढ़ाया था। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम कार के अंदर की फ्यूल की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हीट कंटेंट था, हीट कंटेंट था जो कि एनर्जी पोज कर रहा था, हीट एनर्जी था। वही हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, वही हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी। अब मेरी बॉडी के अंदर फ्यूल है, कौन सा फ्यूल है? ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब क्या है? एनर्जी कंटेंट ही तो है। अब मैं बग 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 बोलते चले जा रहा हूँ, ये सारी की सारी एनर्जी कंटेंट जो है खत्म होती चली जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो वर्क मेरे द्वारा किया हुआ फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी खत्म हो चुकी है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं स्कूल में बताई कि नहीं बताई, पर मेरी बात एक बात ध्यान रख लेना, कि अगर कोई बॉडी काम कर रही है, तुमसे अगर किसी ने बोल दिया या तुम किसी से बोल रहे हो कि भैया ये बॉडी काम कर रही है, ये बॉडी काम कर रही है, काम का मतलब ये बॉडी वर्क कर रही है, तो उसका मतलब पता है क्या होता है? उसकी एनर्जी चेंज ही वर्क डन है, उसकी एनर्जी चेंज ही वर्क डन है। देखो, समझाने का एक तरीका होता है और उस तरीके को समझने का भी एक तरीका होता है। क्या? जैसे ये कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर इसके पास कुछ एनर्जी है, मान लेते हैं 100 जूल की एनर्जी है, और इस बॉडी ने यहां से घूमना शुरू किया और ये बॉडी यहां पर आ गई, कुछ डिस्टेंस चला, एस डिस्टेंस चला, ठीक है। अभी सब आगे सब बता दूंगा, सब डेरिवेशन में। अब जब ये बॉडी यहां से यहां आई तो इसकी एनर्जी कुछ डिक्रीज हो गई ना, चलो मान लेते हैं इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 60 जूल। तो मुझे एक बात बताओ, इस बॉडी ने कितनी एनर्जी खर्च कर दी?
इस बॉडी ने कितनी एनर्जी खर्च कर दी? इस बॉडी ने एनर्जी खर्च कर दी 40 जूल की। ये जो 40 जूल की एनर्जी इस बॉडी ने खर्च की है ना, यही इस बॉडी का वर्क डन हो गया। वर्क डन हो गया मतलब वर्क डन हुआ क्या? वर्क डन वाज चेंज इन एनर्जी। जो एनर्जी में चेंज आ जाता है वही वर्क के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बात समझ में आई? यानी कि दैट इज E2 E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। चेंज इन एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कभी भी कोई तुमसे पूछे कि वर्क डन क्या होता है तो उसको सीधा सीधा बोलना, भैया तुम्हारी बॉडी में या जो किसी भी बॉडी की बात कर रहे हो जो वर्क कर रहा है उसमें जितना एनर्जी चेंज हो रहा है वही उतना वर्क कर पाएगा। बस मैं कहता हूं कि एनर्जी 0 हो गई, कितना वर्क किया? 100 माइनस 0, 100 जूल का पूरा वर्क कर दिया। यही तो वर्क था। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। इज द पॉइंट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? इसी में एक पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है वैसे ही एनर्जी भी क्या होती है? एनर्जी भी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और एसआई यूनिट एनर्जी की जूल होती है। जैसे वर्क की एसआई यूनिट क्या थी? जूल। ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात की जाए, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट वर्क की क्या थी अगर तुमको याद हो तो? अर्ग। अर्ग। वैसे ही एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग। कल मैंने सिखाया था सब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, और इनका रिलेशन भी बता दिया था। इनका रिलेशन भी बता दिया था। एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर जूल, whereas CGS unit of work and energy are erg, 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 और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है, एक यूनिट और है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। 1 मिनट के लिए होल्ड करना जरा। ओह सॉरी, ठीक है। जब आप रन कर रहे हो या आप जॉग कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी कैलोरीज को क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो। और कैलोरीज को बर्न करने का मतलब ही ये होता है कि आप क्या कर रहे हो? आप वर्क कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो। देखो कैलोरीज एक्चुअली में क्या है ना, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि सर हमको बोला जाता है कि इतनी कैलोरीज आपने हीट पे निकाल दी या बर्न कर दी। ये कैलोरी क्या है? कैलोरी कुछ नहीं है, एनर्जी होती है। कैलोरी एनर्जी होती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट बताया जूल, जूल, वैसे ही एक एनर्जी और होती है, एक यूनिट और होती है जिसको हम कैलोरी बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब हम हीट की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, अब आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे जब आप हीट की बात करते हो तो हीट के लिए जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। 1 जूल इज इक्वल टू 4.182 कैलोरी, ये कन्वर्जन होता है। तो जूल है तो कैलोरी, एक ही चीज है। एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है। बस हम लोगों ने अपनी अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इतना समझ लिया कि यार अगर हम हीट की बात करेंगे, जब भी हीट की बात करेंगे, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वहां पर हम कैलोरी की बात करते हैं, मतलब एक यूनिट डिफाइन कर दी। बात समझ में आया? इसी तर्ज पे मैं तुमको दूसरी यूनिट बता रहा था जो एग्जाम में आ जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट डाउन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले समझ लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तुम लोगों ने केमिस्ट्री में रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड नहीं, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, जे थॉमसन मॉडल पढ़ा हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से कोई तो भी चैप्टर में है वो। तो जे थॉमसन मॉडल में क्या होता है कि उन्होंने एक इवैक्यूलेटेड वैक्यूम चैम्बर लिया था, है ना, जिसको सील ट्यूब बोलते हैं। तो उस सील ट्यूब में जिसको उन्होंने वैक्यूम किया था, वैसे ही एक सील ट्यूब में आपके 2 इलेक्ट्रोड्स लगे, एक कैथोड है और दूसरा क्या है? एनोड है। कैथोड और एनोड। इस कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ध्यान से सुन लेना, इस कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जब आपने पोटेंशियल 1 वोल्ट का अप्लाई कर दिया, जब पोटेंशियल 1 वोल्ट का अप्लाई कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ में आया क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको समझ में आया क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार बोल रहा हूं, क्या होता है?
इवैक्यूएटेड गैस चैम्बर में जो कैथोड और एनोड होते हैं, कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, अगर 1 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 1 वोल्ट का दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? राइट डाउन. 1 electron volt is equal to electron volt is equal to 1.9 into 10 to the power 1.9 into 10 to the power minus 19 joule. So the relation is 1 electron volt is equal to 1.9 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. ये होता है 1 electron volt and this is also a unit of energy. This is also a unit of energy. ये भी एक एनर्जी की ही क्या है, यूनिट है. ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी तुमने पूछ लिया था तो लिख लो 1 कैलोरी is equal to 4.186 joule. 1 calorie is equal to 4.18 joule. ठीक है, ऐसे ही जब तुम करंट के बारे में पढ़ते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हो, हालांकि क्लास 8 में पढ़ा, 10th क्लास में बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ोगे, तो तुमने कभी ये देखा होगा कि तुम्हारे घर में एक घर के बाहर एक मीटर लगा होता है, ठीक है, जिसमें कुछ रीडिंग चल रही होती है, 0 1 2 3 ऐसे करके यूनिट्स आती है ना, और जितनी रीडिंग यहाँ पर आती है उसी रीडिंग के हिसाब से तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना. कभी किसी ने सुना है या इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में पूछा है घर में या देखा है, कभी पे किया है, तो उसमें कुछ अमाउंट आता है ना. जैसे मान लो कि तुम्हारा अमाउंट आया 800 रुपीज. अब तुमने देखा कि तुम्हारा एक मंथ में कितना यूनिट चला, ये कितना यूनिट चला. यूनिट का मतलब कुछ वैल्यूज होती हैं. फॉर एग्जांपल मेरी 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक यहाँ पर जो रीडिंग आई वो आई 32 रीडिंग्स का मतलब पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, कहाँ तक हुआ, 32 तक. तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट होता है वो आके रीडिंग नोट करके गया, तो यहाँ कितना दिखा रहा था 32. ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर से फॉर एग्जांपल. अच्छा, और एक यूनिट जो होता है इसका कॉस्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है 10 रुपीज, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने डिसाइड कर रखा है. तो तुम्हारा बिल कितना आएगा, टोटल यूनिट कितनी जली 32, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 10, तो बिल कितना आया 320 रुपीज. तो समझ में आया, आपका जो बिल आता है वो किस बेसिस पे आता है कि कितनी यूनिट यहाँ पर जली, कितनी यूनिट यहाँ पर जली का मतलब ये हुआ, ये जो यूनिट होती है ना, ये मीटर आपके घर पे कनेक्टेड होता है, मतलब घर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी जल रही है वो इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिट में कन्वर्ट होती है और वो यूनिट यहाँ पर शो होती है, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इज माय पॉइंट क्लियर टू ऑल? तो ये जो यूनिट होती है इसको डिफाइन किया गया है किलोवाट आवर. क्या डिफाइन किया गया है? किलोवाट आवर. एंड दैट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी की ही यूनिट होती है किलोवाट आवर. एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके घर में जली. अब सोचो कि अगर तुम्हारे घर में 800 का बिल आ रहा है, मतलब कितनी यूनिट जल रही होंगी, 80 यूनिट, यानी 80 किलोवाट आवर आप एनर्जी कंज्यूम करते हो अपने घर में. इज द पॉइंट क्लियर? तो यानी कि एक यूनिट और है एनर्जी की, अलग अलग यूनिट होती है, एनर्जी बहुत वास्ट है. 1 किलोवाट आवर दैट इज 3.6 into 10 to the power 6 जूल. 1 किलोवाट आवर में इतनी एनर्जी होती है. अब सोचो तुम कितनी एनर्जी यूज करते हो अपने घर में. इसलिए बोला जाता है कि अगर आप किसी खाली कमरे में हो, कोई खाली कमरा है जहां पर कोई नहीं बैठा है, तो स्विच ऑफ द लाइट्स, फैन स्विच ऑफ कर दो, लाइट स्विच ऑफ कर दो, हमेशा बंद करके जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक यूनिट इतनी एनर्जी लेता है. तो सोचो अगर वो चलता रहता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो कितना लॉस जाता है. आ रही बात समझ में? छोटी सी छोटी लाइट भी जो है बहुत खर्चा करवा देती है. तो जीवन में 2 चीज जरूर बचाना, एक इलेक्ट्रिसिटी जो कि एनर्जी के फॉर्म में होती है, और दूसरा वाटर. ये 2 चीज जिसने बचा लिया उसका जीवन बहुत अच्छा है. इज दिस पॉइंट क्लियर?
ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कि एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वैसे तो एनर्जी बहुत प्रकार की होती है, कुछ कॉमन फॉर्म्स देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, नंबर वन, जैसे मैं भी कुछ देर पहले फ्यूल्स की बात कर रहा था, केमिकल एनर्जी, राइट डाउन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, कोल, चारकोल, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, कोल, ऑयल, सीएनजी, और क्या क्या होता है, एलपीजी, चारकोल, कोल एक ही चीज है, ठीक है। आर फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोल, ऑयल, सीएनजी, एलपीजी, चारकोल आर फ्यूल्स। Kerosene, low, kerosene oil, which are rich in chemical energy, chemical energies। यानी कि जब आप इन सब्सटेंस को इग्नाइट कर देते हैं, हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये बर्न करते हैं और क्या निकालते हैं, हीट एनर्जी निकालते हैं, और इस हीट एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। we use this heat energy, clear है। write down number second, first type of energy is chemical energy, second type of energy is heat energy। second type of energy is heat energy, write down, the energy possessed by a body, second energy की बात कर रहे हैं, the energy possessed by body, heat energy, the energy possessed by a body, number second, heat energy, the energy possessed by a body due to its temperature, the energy possessed by a body due to its temperature, अपने टेम्परेचर की वजह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड एनर्जी कैसे आती है, तो यार एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी जो मैटर होता है, हम दुनिया के मैटर को छोड़ो, हम खुद अपने आप में एक मैटर है, ये हैं हम, है ना प्यारे प्यारे, है ना, हम अपने आप में एक मैटर है। और मैटर में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में भी क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, पूरी बॉडी मैटर से बनी हुई है, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी हुई है, अच्छा, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये जब मूव करते हैं या ये जब वाइब्रेट करते हैं, तो इनके वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोलते हैं। और यही वाइब्रेशन क्या करवा रहे होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक, बेसिकली क्या होता है, ये सब एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो एक प्रकार की एनर्जी और आ जाती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट एनर्जी आती है। अच्छा सर एक चीज पूछनी थी, आप बताओ, आज जो है एक ही सेशन होगा कि दो होंगे, मतलब पूरा 10 o'clock? पढ़ाई करो यार, ये बीच में कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हो। ओके सर। देखो हमारे पास, मैं तुमको बोल रहा हूँ यहाँ पर हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, मेरे पास ये हाथ है, ठीक है, ये दूसरा हाथ है, दोनों हाथ को मैंने रब किया तो यहाँ पर तुमको कुछ चेंज इन टेम्परेचर आया होगा, चेंज इन टेम्परेचर आता है ना, हमको गरम गरम लगने लगता है। ऐसा गरम क्यों लग रहा होता है, उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे हाथ के अंदर हैं, और यहाँ पर जो हाथ के अंदर है, जब हमने इसको रब करने की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले, वाइब्रेट हुए, मूव किए, और इनके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आई, दैट इज योर हीट एनर्जी। क्लियर है? राइट डाउन नंबर थर्ड, लाइट एनर्जी, नंबर थर्ड इज
light energy. The energy which produces sensation of vision, the energy which produces sensation, the energy which produces sensation of vision, the energy which produces sensation of vision in our eyes, हमारी आंखों में देखने की जो सेंसेशन आती है वो जिस एनर्जी की वजह से आती है वो एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी होती है। थोड़ा लाइट एनर्जी के बारे में प्रकाश डाल देता हूं मैं तुम लोग को कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा सन, ठीक है, ये सन है, यहाँ से लाइट निकल रही है, तुम बोलो सर ये लाइट आ रही है तो क्या इस लाइट के पास कुछ एनर्जी होती है? यस, लाइट के पास एनर्जी होती है जो सीधे हमारी आंखों पर आती है और इसको एक सेंसेशन देती है ताकि हम दुनिया देख पाए। इस लाइट के पास एनर्जी आती कहां से? तो इस लाइट, ये लाइट जो होती है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है, और इन पार्टिकल्स को हम क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इन क्वांटा के पास अपनी एक एनर्जी होती है। यही एनर्जी हमारी आंखों पे आ रही होती है। ये तो मैंने सन बताया, कोई भी सोर्स हो, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, दुनिया की कोई भी चीज हो जिसमें से लाइट निकल रही है तो उसमें से क्या निकल रहे हैं? क्वांटा निकल रहे हैं। और स्पेसिफिकली बोलूं तो फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स जब हमारी आंखों पे आते हैं तो वो अपनी एनर्जी लेकर आते हैं और हमारी आंखों को एनर्जी दे के चले जाते हैं, तो हमारी आंखें जो हैं खटाखट देखने लगती हैं। बात समझ में आ गया? लाइट एनर्जी। राइट ऑन नेक्स्ट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर कौन सा है? नंबर 4, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 4 is इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 4 is इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? देखो, किसी भी अच्छा, टाइम 1 मिनट से कम रह गया, ज्वाइन कर लो वापस से। टाइम 1 मिनट से कम रह गया, ज्वाइन कर लो।